आज हम बात करने वाले हैं यूएन रिफॉर्म्स की। और हाँ, इसे हम खास तौर पर सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से समझेंगे। ये पूरा एनालिसिस द हिंदू के एक एडिटोरियल पर बेस्ड है। तो आज की हमारी बातचीत 5 हिस्सों में बटी होगी। हम यूएन के कोर इश्यूज से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे समझेंगे कि आखिर ये टॉपिक एग्जाम की तैयारी के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 अक्टूबर 2025 को यूनाइटेड नेशंस अपनी 80वीं सालगिरह मनाएगा। अब ये मौका एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या आज की दुनिया में ये ऑर्गेनाइजेशन उतना ही रेलेवेंट है? देखिए, हमें ये समझना होगा कि यूएन का जन्म हुआ था 1945 की दुनिया में। तब से अब तक दुनिया तो पूरी तरह बदल गई है ना? और बस यही बदलाव आज रिफॉर्म्स पर हो रही बहस की असली जड़ है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। यूएन के अंदर बदलाव की जोरदार मांग उठ रही है और हमारा फोकस खास तौर पर इसकी सबसे पावरफुल बॉडी सिक्योरिटी काउंसिल पर रहेगा। जरा इस नंबर को देखिए, 5, बस 5। यही वो मुट्ठी भर देश है जिनके हाथ में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट पावर है। कितना छोटा और एक्सक्लूसिव ग्रुप है, सोचिए। अब देखिए, असली खेल यहीं पर है, शक्ति का असंतुलन। एक तरफ P5 देश जिनके पास वीटो की ताकत है और दूसरी तरफ अस्थायी सदस्य जो सिर्फ 2 साल के लिए आते हैं। बस यही जो इम्बैलेंस है ना, वही सुधार की पूरी बहस का केंद्र है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जो स्ट्रक्चर 1945 में बना था, क्या वो 2025 की चैलेंजेस के लिए फिट है? क्या वो आज की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज का सामना कर सकता है? अब बात करते हैं भारत की। भारत बहुत लंबे समय से सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट की अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। ये कोट, द हिंदू एडिटोरियल का ये कोट इस पूरी बहस की आत्मा को पकड़ता है। यूएन आज भी एक उम्मीद का सिंबल है और रिफॉर्म्स का मकसद बस इसी उम्मीद को जिंदा रखना और मजबूत करना है। तो भारत परमानेंट सीट क्यों चाहता है? इसके पीछे ये कुछ बड़े आर्गुमेंट्स हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं है, ये ग्लोबल साउथ की आवाज को एक प्लेटफॉर्म देने की बात है। दुनिया के पावर बैलेंस को आज की हकीकत के हिसाब से एडजस्ट करने की बात है। ओके, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो रिफॉर्म का टॉपिक है, ये सिर्फ यूएन तक ही लिमिटेड नहीं है। ये कैसे यूपीएससी सिलेबस के दूसरे एरिया से भी जाकर जुड़ता है। और यही सबसे जरूरी बात है। यूएन रिफॉर्म्स की पूरी डिबेट असल में एक केस स्टडी है, एक पावरफुल केस स्टडी जो हमें ये समझाती है कि दूसरे इंस्टीट्यूशंस में भी बदलाव की जरूरत क्यों और कैसे होती है। ये स्लाइड इस कनेक्शन को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ ग्लोबल लेवल पर यूएन में रिफॉर्म की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ डोमेस्टिक लेवल पर यानी भारत में पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स की चर्चा चल रही है। ये बिल्कुल पैरेलल डिस्कशंस हैं और जीएस पेपर 2 के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, आपकी यूपीएससी मास्टर की। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये एक अकेली खबर आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक मास्टर चाबी का काम कर सकती है, जो कई सब्जेक्ट्स के ताले खोलेगी। इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे ये एक टॉपिक यूएन रिफॉर्म्स आपके सिलेबस के कितने सारे हिस्सों से जुड़ा है। जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस और गवर्नेंस, पेपर 3 में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, यहाँ तक कि जीएस पेपर 4 में इंटरनेशनल एथिक्स और ऐसे में भी, मतलब एक तीर से कई निशाने। तो सवाल है, इस मास्टर चाबी को इस्तेमाल कैसे करें? बहुत सिंपल है। आप इस एक टॉपिक को अलग अलग जीएस पेपर्स में एक एग्जाम्पल की तरह, एक केस स्टडी की तरह या एक कंसेप्चुअल लिंक की तरह स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं। और आखिर में ये रही एक क्विक रिवीजन टेबल। इसको आप एक स्क्रीनशॉट लेने वाले टूल की तरह समझ सकते हैं। ये इस पूरे एनालिसिस के मेन पॉइंट्स को एक जगह पर ले आता है, रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट। तो हम इस बातचीत को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की इस बटी हुई दुनिया में जहां हर देश बस अपने फायदे की सोच रहा है, क्या यूएन जैसी मल्टीलैटरल संस्थाओं का कोई भविष्य है? इस पर सोचेगा जरूर।